नमस्कार स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे हैं स्विट्जरलैंड का संविधान। आपने पढ़ा है स्विट्जरलैंड के संविधान में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी पढ़े हैं जो आपकी एग्जाम में आएंगे, और उसमें उसके साथ साथ में आप विशेषताएं पढ़ रहे थे, स्विट्जरलैंड की विशेषताएं पढ़ रहे थे कि आपने पढ़ा है कि स्विट्जरलैंड तथा ब्रिटेन के कार्यपालिका में तुलना, और स्विट्जरलैंड और अमेरिका की कार्यपालिका की तुलना काफ़ी आपने पढ़ा है। और छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके 2 नंबर के, वो भी आपने आपको पढ़ाया है, उसको आप पढ़ोगे। अब कुछ विशेषताएं बची हुई थी स्विट्जरलैंड की, वो आज अपन कंप्लीट करते हैं कि स्विट्जरलैंड के अंदर अगली जो विशेषता है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी वहाँ पे क्या है, जो संपूर्ण सार जो है वो किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। संपूर्ण जो सार बताया गया है वो लोकतंत्र, वो जीवन का जो सार है वो सभी लोकतंत्र से उत्पन्न हुई है। यानी आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला देश कौन सा है जहाँ पे लोकतंत्रता उत्पन्न हुई, तो स्विट्जरलैंड का ही संविधान है। स्विट्जरलैंड संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सबसे पहली जो उसकी विशेषता है, जो उसका महत्वपूर्णता है, वो क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्रोफेसर एरिक का कथन है कि स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र संपूर्ण जीवन का सार है। लोकतंत्र क्या है, पूरे जीवन का सार है। इसमें जीवन की सभी विविधताएं लोकतंत्र से उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, जो भी मतलब उसमें विविधताएं हैं वो सारी किससे उत्पन्न हुई हैं, लोकतंत्र से ही उत्पन्न हुई है। कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड के रक्त और अस्थियों में लोकतंत्र समाहित है। ठीक है, उनकी अस्थियों में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, रक्त और अस्थियां लोकतंत्र में ही समाहित हैं। संघीय स्तर पर देश की जनता कानून बनाने में भाग लेती है। वहाँ की जनता को ही ज़्यादा, मतलब राष्ट्रपति वहाँ का क्या है, नामात्र का है। वहाँ जो वास्तविक शक्ति है वो जनता के हाथ में ही बताई गई है। आपने जो ब्रिटेन के संविधान में पढ़ा था उसमें आपने जो विशेषता पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि राजा का बेटा क्या करेगा, राज करेगा, और वंशानुगत यहाँ परंपराओं के आधार पर, अभी समयों के आधार पे क्या है, वहाँ का कानून है, वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ का संविधान है। इस और आपने अमेरिका में पढ़ा, वहाँ पे ब्रिटेन में क्या है कि सम्राट के हाथ में सारी शक्ति बताई गई है। और अमेरिका में पढ़ा था तो अमेरिका में आपने पढ़ा कि संपूर्ण जो शक्ति है वो किसके हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों से विपरीत है, यहाँ पे क्या है, जनता के हाथ में। संघीय स्तर पर देश की जनता कानून बनाने में भाग लेती है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए किसी कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है ना, यही अवस्था केंद्र में भी है। यानी जो जनता के द्वारा कुछ, मतलब जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाकर उनको क्या कर सकती है, उनका पद भी समाप्त कर सकती है। यदि वह उनको कानून में ऐसे लगता है कि ये जनता के अहित का कानून बना है तो उसको, जनता को पूरा मतलब अधिकार है, उसको रद्द भी कर सकती है। यानी ऐसा जो आपने जनता को इतना शक्तिशाली स्विट्जरलैंड के संविधान में देखने को मिला है। अगली जो विशेषता है वो निराली संसदीय व्यवस्था। वहाँ की जो संसदीय व्यवस्था है वो भी क्या है, एक अलग से है। स्विस शासन व्यवस्था के में कुछ गुण संसदीय व्यवस्था के हैं, और फिर भी उसे पूरी तरह से संसदीय शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। वहाँ कुछ बातें अध्यक्षीय शासन प्रणाली व्यवस्था की भी है, और उसे पूर्णतः अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता। जैसे उदाहरण के रूप में संसदीय व्यवस्था वाले देश में साधारणतः एक ध्वज मात्रा की कार्यपालिका तथा एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसके विपरीत अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले देशों में शासन प्रमुख केवल एकल होता है। ठीक है, और वह संपूर्ण शक्ति का धारक होता है। स्विट्जरलैंड में दोनों में से एक भी बात पूरी तरह से नहीं है, इसलिए क्या है, वहाँ की जो संसदीय व्यवस्था है वो अलग से ही है, निराली बताई गई है। वहाँ कार्यपालिका बहुल है। कार्यपालिका आपने पढ़ी थी, पीछे विशेषता पढ़ी थी कि वहाँ की कार्यपालिका बहुल है। स्विट्जरलैंड कार्यपालिका इस दृष्टि से संसदीय है कि वह वहाँ की संघीय संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। पर स्विट्जरलैंड कार्यपालिका की दृष्टि से संसदीय है कि वह वहाँ की संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी है। पर इतना होते हुए भी इसका निरालापन यह है कि संसद के अविश्वास के कारण उसे पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से अध्यक्षीय प्रकार की है।
स्थायित्व दृष्टि के अध्यक्षीय प्रकार की होते हुए भी स्विट्जरलैंड में शक्तियों का वह पृथक्करण नहीं पाया जाता जो अध्यक्षीय प्रकार की शासन व्यवस्था में पाया जाता है। तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या है, संसद की व्यवस्थाएं निराली ही बताई गई है कि वहाँ की जो व्यवस्था है वो पूर्णतः न तो अध्यक्षीय है और न ही वो क्या है, संसदीय बताई गई है। अगली जो विशेषता है वो है निराली व्यवस्था पिका, यानी वहाँ की जो व्यवस्था पिकाएं हैं वो भी एक अलग से बताई गई है। स्विट्जरलैंड के 2 सदन हैं, जिस प्रकार से आपने अमेरिका में पढ़ा था प्रतिनिधि सदन और सीनेट, इसी तरह से अमेरिका में भी 2 सदन, स्विट्जरलैंड में भी 2 सदन बताए गए हैं। वो भी क्या है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। लेकिन आपने अमेरिका का जो सदन पढ़ा था उसमें प्रतिनिधि जो सदन था वो जनता का, यानी प्रतिनिधि द्वारा चुना गया जनता का सदन था, और सीनेट था वो शक्तिशाली, यानी जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति को सारी शक्ति, सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक माना गया है, उसी प्रकार से अमेरिका के जो सीनेट, जो अमेरिका का सदन है, उनको भी सर्वाधिक शक्तिशाली माना गया है। लेकिन यहाँ आप जब स्विट्जरलैंड में पढ़ेंगे तो इनमें क्या है, दोनों में क्या है, समानता है। प्रतिनिधि और सीनेट दोनों को ही समान रूप से शक्ति प्रदान की गई है। जैसे स्विट्जरलैंड में 2 सदन बताए गए हैं, एक तो प्रतिनिधि सदन और दूसरा है सीनेट। संसार में स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जहां विधायिका के दोनों सदनों की शक्तियां क्या है, बराबर बताई गई हैं। जिस प्रकार से आपने अमेरिका में पढ़ी थी कि अमेरिका में क्या पढ़ी थी, अमेरिका में पढ़ी थी कि सीनेट को सबसे ज्यादा शक्तिशाली सदन माना गया है। और यहाँ लेकिन जब आप स्विट्जरलैंड में पढ़ोगे तो इसमें क्या है, दोनों सदन क्या बताया गया है, बराबर बताया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सीनेट के सामने फीकी है, ये तो अभी आपने जिक्र किया ही है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा तुलना में कॉमन सभा भी दुर्बल है। जबकि संसद के बारे में स्ट्रोंग ने लिखा है, स्ट्रोंग लिख रहा है कि संसार में स्विट्जरलैंड संसद ही एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके दोनों सदनों के कार्यों में कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं है। स्विट्जरलैंड कार्यपालिका की तरह है, स्विस संसद भी संसार में अद्वितीय है। ठीक है। अगली जो आपकी विशेषता है, आपने निराली व्यवस्थापिका पढ़ ली, इसमें क्या है, सदन दोनों सदनों को क्या है, बराबर शक्ति प्रदान की गई है। मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार एवं सामाजिक उद्देश्यों के व्यवस्थापिक का समावेश। पुराने स्विट्जरलैंड में नागरिकों के मौलिक अधिकार अवश्य दिए गए थे, लेकिन क्या था कि उनका क्या है, उल्लेख नहीं है, कहीं भी उनका उल्लेख नहीं मिलता है, किसी एक पृथक भाग में नहीं किया गया, यानी एक जगह है उनको नहीं किया गया है, इसलिए संविधान में ये तत्र बिखरे हुए थे। नए संविधान में न केवल एक अधिकार पत्र शामिल किया गया, वरन इस अधिकार पत्र में पहले की तुलना में और विश्व के अन्य किसी भी संविधान की तुलना में बहुत व्यापक रूप में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है। ठीक है। नए संविधान के अनुच्छेद 7 से 36 तक तो क्या किया गया, मौलिक अधिकार, और 37 से 40 नागरिक अधिकार, और 41 से 43 जो है वो सामाजिक उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 मौलिक अधिकार की सीमाएं रेखांकित किया गया है तथा मौलिक अधिकार को अनुल्लंघनीय बनाता है। जो आपने जो पढ़ा है मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, ये कहने का तात्पर्य है कि पहले इन अधिकारों का क्या था कि इनको किसी पृथक भाग में नहीं, एक जगह इकट्ठा नहीं किया गया था, अलग अलग बिखरे हुए थे, इसलिए इनको अब अनुच्छेदों के द्वारा अलग अलग उनको अधिकार दिए गए हैं। अगली जो है व्यवस्था है, विशेषताएं हैं, वो न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति। ठीक है। वहाँ न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति क्यों बताई गई है, क्योंकि वहाँ की जो वहाँ का जो कानून है वो कानून किसके हाथ में है, जनता के हाथ में ही बताया गया है। जैसे स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण स्थिति नहीं है, जैसा कि भारत अमेरिका में है। जैसे भारत और अमेरिका में बताई गई है वैसा स्विट्जरलैंड में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघ के किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता यदि वह संघीय संविधान के विरुद्ध है। संघीय कानून की व्याख्या करने का अधिकार केवल संघीय संसद को है। यदि किसी कैंटन का कोई कानून संघीय या संविधान के विरुद्ध है तो वह संघीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। जनवरी 2000 को लागू नए संविधान के अनुच्छेद 189 के तहत संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों की संघीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। स्विट्जरलैंड में संविधान की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया है।
स्विट्जरलैंड में संविधान की रक्षा का दायित्व है न्यायपालिका को। ये एक महत्वपूर्ण आपका जो पॉइंट है, क्या बताया गया है कि संविधान की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? वहां पे कार्य स्वयं जनता द्वारा किया जाता है, यानी जनता के द्वारा ही सारा कार्य किया जाता है। वहां पे संविधान की जो रक्षा है वो न्यायपालिका को नहीं सौंपी गई है, इसीलिए न्यायपालिका स्विट्जरलैंड की क्या है? दुर्बल बताई गई है। कानून क्या है कि जाता है और जनता लोक निर्णय के तहत संघीय संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। यानी यदि जनता के विरुद्ध कोई कानून बनाया गया है तो वह तत्काल उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसीलिए क्या बताया है? न्यायपालिका को क्या बताया गया है? दुर्बल बताया गया है। क्योंकि दुर्बल स्थिति इसीलिए बताई गई कि न्यायपालिका को कोई भी जो शक्ति है वो नहीं सौंपी गई है। किसके हाथ में है? जनता के हाथ में ही सारी शक्ति निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित करने का जनता के हाथ में ही दिया गया है। अगली जो अपनी है गतिशील संविधान, अगली जो विशेषता है वो है गतिशील संविधान। यानी स्विट्जरलैंड एक जीवित एवं गतिशील प्रलेख है। ठीक है, यहाँ गतिशील का मतलब उसमें संशोधन होते रहते हैं नए नए, ऐसा नहीं है जैसा आपने ब्रिटेन के संविधान में पढ़ा था। ब्रिटेन संविधान में क्या अभी समयों के आधार पे, जो परंपराओं के आधार पे जो चलता हुआ आ रहा है उसी को आगे से आगे रिपीट करते रहते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड के संविधान में क्या है? नया नया बदलाव आता रहे। गतिशील संविधान, इसी को गतिशील संविधान कहा गया है कि जीवित एवं गतिशील प्रलेख है। यह समय के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है और संविधान की आत्मा को छुए बिना संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया है। यानी ये समय के अनुसार बदलता रहता संविधान है। सेना का प्रावधान, पूर्व के संविधान में संघ सरकार को स्थायी बनाए रखने का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। लेकिन नए संविधान के अनुच्छेद 58 की धारा 1 के अनुसार स्विट्जरलैंड की एक सेना होगी। उन्होंने पहले क्या था कि सेना का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था, लेकिन अनुच्छेद 58 1 की धारा में क्या है कि स्विट्जरलैंड को भी सेना होगी और सेना का गठन किया जाएगा। उनके तहत 59 के अनुसार, अनुच्छेद 59 के अनुसार प्रत्येक स्विट्जरलैंड का जो पुरुष है उसको सैनिक सेवाएं देनी जरूरी है, चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए कोई ऐच्छिक नहीं है, वो अपनी इच्छा के अनुसार है। उनको कोई ये नहीं है कि स्वैच्छिक रखी गई है, उनके अनुसार वो चाहे तो भाग ले सकती है और अन्यथा नहीं ले सकती है। उदार संविधान, स्विट्जरलैंड संविधान व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करता है और इस धारणा पर आधारित है कि राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए, सही है, ये बताया गया है कि धारणा आधारित है, यानी जो संविधान बनाया जाता है वो किसके लिए? स्विट्जरलैंड में व्यक्ति को महत्वता स्वीकार की गई है। संविधान जो बनाया गया है व्यक्ति को मद्देनजर रखते हुए वहाँ का संविधान बना हुआ है। स्विट्जरलैंड में कहा गया है कि राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए है, व्यक्ति के अधिकार तथा स्वतंत्रताओं को समुचित आदर किया गया है, अर्थात आर्थिक क्षेत्र में यथावनीति का भी वो प्रतिपादन किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि संविधान है वो व्यक्ति के लिए बनाया गया है, जनता के लिए बनाया गया है, इसलिए जनता को ध्यान में रखते हुए ही क्या है, जनता का क्या ध्यान रखा गया है और राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए ही अधिकारों की स्वतंत्रता को समुचित आदर किया गया है। अगली जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य विशेषता, संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 15 के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सभी व्यक्ति को अपने धर्म एवं दार्शनिक विश्वास के चयन एवं उनके पालन की स्वतंत्रता की है, ठीक है। अनुच्छेद 15 की धारा 3 में धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने को धार्मिक उपदेशों के पालन की स्वतंत्रता प्रदान की है। तो ब्रिटेन, जो आपने स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा है कि उसमें भी 2 सदन बताए गए हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने जो पीछे अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान में पढ़ा था, वहाँ पे अमेरिका के संविधान में आपने जो सदन पढ़ा था उसमें प्रतिनिधि सदन को दुर्बल तथा सीनेट को बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। लेकिन आप जो स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ रहे हो तो यहाँ के संविधान में जो सदन बताए गए हैं, यहाँ भी 2 सदन है, प्रतिनिधि और सीनेट, लेकिन यहाँ पे दोनों सदन को बराबर महत्व दिया गया है।